गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का भाषा, व्याकरण और लिपि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आप लोगों को भाषा के बारे में समझा दिया था और ये भी बता दिया था कि भाषा में के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले आता है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा को वह रूप जिसे हम वक्ता अपनी बात बोलकर, यानी कि बोलने वाला अपनी बात बोलकर और श्रोता सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे कि भाषण देना हो गया, टीवी देखना हो गया, ये सब भाषा का मौखिक रूप है। अब आता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो जिसे भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति अपने विचारों को, यानी कि मन में जो भी विचार आते हैं उसको अगर लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को समझता है, पढ़कर समझता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। अब जैसे कि यहीं पे देख लीजिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है, यानी कि लिखित रूप लिख दिए तो वो स्थायी हो गया, है ना। तो भाषा का स्थायी रूप, आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, तो लिखित भाषा है। इस रूप को हासिल करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि पढ़े लिखे लोग ही इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इस भाषा को पढ़ने के लिए भाषा चिन्हों की, ध्वनि चिन्हों की अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए हमें, ठीक है। अब आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो कई बार हृदय के अनेक भाव हम शारीरिक हाव भाव द्वारा भी प्रकट करते हैं, यानी कि इशारे करके प्रकट करते हैं। अब जैसे चुप रहने का इशारा करते हैं मुंह पे उंगली रख के, ठीक है। और गुस्सा करते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी बना के दिखाते, क्रोध में आंखें दिखाकर संकेत करना। तो ये सब क्या है, हम शरीर के हाव भाव से लोगों को बताते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, सांकेतिक भाषा बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि एम्पायर होते हैं, ठीक है, क्रिकेट में, तो वो इशारों द्वारा ही बताते हैं कि सिक्सर हुआ या 4 रन हुआ या आउट हुआ। उसके बाद ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, ठीक है, वो बताते हैं संकेत द्वारा कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है। तो ये सब सांकेतिक भाषा होता है, जिसको हम इशारों से, यानी कि शरीर के हृदय के भाव को हम शारीरिक हाव भाव द्वारा प्रकट करते हैं। अब आता है शारीरिक अंगों, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, शारीरिक अंगों तथा भाव संकेतों से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहा जाता है, तो लिपि का अर्थ होता है बच्चों लिखने का ढंग, ठीक है, उसे लिपि कहते हैं। सिंपली बता दूं, जैसे कि अब हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी भाषा में अ शब्द को दिया गया है ये चिन्ह, आ शब्द को दिया गया है ये चिन्ह, ठीक है, क शब्द को दिया गया है ये चिन्ह, तो इन्हें ही लिपि कहा जाता है। यानी कि लिखित भाषा के लिए ध्वनियों को जो चिन्ह दिए गए हैं, यानी कि ये लिखित भाषा के लिए ध्वनि, अ के लिए ये चिन्ह, आ के लिए ये चिन्ह, क के लिए ये चिन्ह, ठीक है। तो और भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिनको मान्यता मिल गई है, वे चिन्ह उस भाषा के संदर्भ में अपने विशेष नाम से जाने और पहचाने जाते हैं तथा भाषा के रूप को धारण करते हैं, लिपि की संज्ञा पाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश में हम किसका, ए के लिए ये चिन्ह का यूज़ करते हैं, बी के लिए ये चिन्ह का यूज़ करते हैं, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। तो भाषा के लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब आता है बोली। बोली किसे कहा जाता है, तो एक विशेष क्षेत्र में, यानी कि क्षेत्रीय तौर पर बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का कोई साहित्य लिखित रूप नहीं होता है, ठीक है। लिखित रूप सिर्फ और सिर्फ भाषा का होता है, ना कि बोली का, क्योंकि बोली जो है सिर्फ स्थानीय तौर पर बोली जाती है। जैसे अब मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, लोकगीत, लोक कथाएँ आदि, ये सब क्या है, ये सब स्थानीय तौर पर बोले जाते हैं। अब आता है जैसे कि बोली में आता है मैथिली, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी, ठीक है, ये सब क्या है, बुंदेलखंडी, ये सब बोलियाँ हैं, ये सब भाषा नहीं है, ये सब बोलियाँ हैं। अब आप लोगों को पता है यहाँ बिहार में बिहारी बोली जाती है, लेकिन बिहारी में भी बिहारी भाषा बोली जाती है, लेकिन बिहारी में भी इतनी सारी बोलियाँ आती हैं, मैथिली, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी आदि, ठीक है। अब आता है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, तो जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना भी की जाती है, उसे बोली
या उपभाषा बन जाती है, जैसे कि ब्रज, अवधी, मैथिली, यानी कि जिनमें साहित्य वगैरह लिखा जाता है। तो ब्रज भाषा में भी साहित्य लिखा गया है, काव्य वगैरह आप आगे जाके पढ़ेंगे 9th और 10th में, ठीक है। तो काव्य वगैरह जो है वो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली और खड़ी बोली में लिखा जाता है। ये चारों बोलियाँ, इसको अंडरलाइन करेंगे कि उपभाषाएँ कौन सी हैं। तो ये 4 भाषाएँ उपभाषाएँ हैं, किंतु इनमें साहित्य की रचना की गई है, इस कारण ये चारों भाषाएँ उपभाषाएँ कही गई हैं, ठीक है। इन चारों में ही उत्तम साहित्य उपलब्ध है। अच्छे साहित्य जो है इन्हीं चारों भाषाओं में उपलब्ध है, यानी काव्य वगैरह जो पद खंड पढ़ेंगे आप लोग हिंदी में, वो इन्हीं 4 भाषाओं में उपलब्ध है। अब आता है भाषा तथा बोली में अंतर। भाषा तथा बोली में क्या अंतर है? तो देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, और बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित रहता है कि हाँ, इतने ही जगह पे ये भाषा चल सकती है, इससे आगे नहीं चल सकती है। और भाषा में साहित्य की रचना हो सकती है, ठीक है, और बोली में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। अब देखिए, जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, तो इन सब का यूज़ सरकारी काम में किया जाता है ना, बुक वगैरह लिखने में, या कोई भी सरकारी काम होते हैं बैंक वगैरह में, उसमें इन सब भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आता है, बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष में बोलचाल के लिए ही होता है, यानी कि जिस क्षेत्र के लोग समझ सकते हैं वही लोग इस बोली का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? तो बच्चों, साहित्य कहते हैं प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार, यानी कि पुराने समय से जो ज्ञान का भंडारण होते आया है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। यह पीढ़ियों से संचित होता है आ रहा है, यानी कि बहुत पुराने समय से इसमें संचित ज्ञान का भंडारण जिसमें किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। पुराने समय से जो ज्ञान का भंडारण होता है उसे ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, यानी कि इकट्ठा किया हुआ कोश है, युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है। साहित्य में बहुत ही पुराने समय से ज्ञान का भंडारण किया गया है। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। अब आता है, मैं समझाती हूँ आप लोगों को गद्य साहित्य में क्या होता है और पद्य साहित्य में क्या होता है। गद्य साहित्य वो होता है कि जिसमें साहित्यकार नॉर्मल लैंग्वेज का, जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसका उसी भाषा का सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, अपने विचारों को सामान्य रूप में सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। जिसके अंतर्गत आप पढ़ते होंगे कहानी वगैरह जो आती है आपकी पुस्तक में, ठीक है, वो सब किस में आता है? गद्य साहित्य में आए। तो जो भी स्टोरी वगैरह, आप जैसे गिल्लू की स्टोरी थी आप लोगों की पिछले बार बुक में, ठीक है, 7th क्लास में, तो ये सब क्या नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। और कुछ साहित्यकार ये हैं मुंशी प्रेमचंद या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब कौन है? ये सब गद्य साहित्यकार है। तो गद्य में क्या क्या आता है? कहानी आता है, कथा आता है, संस्मरण आता है, निबंध आता है, पत्र आता है, उपन्यास, नाटक, ये सब किस में आता है? गद्य साहित्य में। अब आता है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या होता है? तो पद्य साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा, यानी कि गाने द्वारा, सुर द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत छंद, पद, सेवैया, सोठा, कविता, दोहा आदि आते हैं, यानी कि जिसमें आप लोगों का काव्य खंड हो जाता है, जिसमें दोहा आता है, कविताएं आती है, तो एक लय में होता है ना, आप लोग कविता वगैरह पढ़े होंगे कि हाँ, एक लय में गाने की तरह गा के पढ़ना है, ठीक है। दोहा होता है, तो वो सब क्या आते हैं? पद्य साहित्य में आते हैं, ठीक है। तो कुछ पद्य साहित्यकार है बिहारी, तुलसीदास, कबीरदास जी, ठीक है, पिछले बार भी आप में थे, जैसे वृंद जी के दोहे थे, रहीम जी के दोहे थे, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? पद्य साहित्य में आ जाता है, ठीक है। अब आता है आप लोगों का भाषा एवं व्याकरण। तो भाषा क्या है? आप लोग समझ गए कि अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं जिस साधन के द्वारा, उसे भाषा कहते हैं। अब व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वही रूप है जिससे हम भाषा को पढ़ना, लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना सीख सकते हैं, यानी कि व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं, व्यवस्थित बनाता है, ठीक है, भाषा को एक व्यवस्थित रूप देता है। और व्याकरण द्वारा भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। अगर हम व्याकरण ना पढ़े तो हमें ये नहीं पता होगा कौन से शब्द को कहाँ रखना है, कौन से वाक्य को कहाँ रखना है, ठीक है, कौन से वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। तो व्याकरण हमें यही सब सिखाता है। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप संबंधित नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र हमें भाषा
कहलाता है। अब आता है व्याकरण में भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूप का अध्ययन किया जाता है, यानी लिखित रूप का भी अध्ययन किया जाता है और मौखिक रूप का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है। वाक्य सबसे तथा शब्द वर्णों से, और व्याकरण वर्ण शब्द और वाक्य विषयों के विस्तृत ज्ञान का ग्रंथ है। इस आधार पर व्याकरण के 3 भेद हैं। व्याकरण के देखो कि 3 भेद हैं। एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम लोग वर्णों से संबंधित जैसे बनावट, उच्चारण, लेखन आदि के बारे में विचार करेंगे। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क, ख, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब और शब्द में हम शब्दों के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति, प्रयोग आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। और वाक्य विचार में जो रचना के आधार पर वाक्य बनते हैं, प्रयोग के आधार पर विराम चिन्ह आदि विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।